हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 10वें नंबर का सेट का प्रैक्टिस करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने 9 सेट का प्रैक्टिस कर लिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसे कंप्लीट करने के बाद उन सारे वीडियोस को देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और सेशन को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, अबुल हसन नामक चित्रकार जो है किस शासक का दरबारी चित्रकार था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जो जहांगीर है, जहांगीर के शासनकाल को लघु चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो अबुल हसन इसी के दरबार में रहता था। ठीक है, अबुल हसन। और बैलगाड़ी नामक जो चित्रकारी किया था वो अबुल हसन ने किया था। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है, जबकि अकबर को किसके लिए जाता है? कानून व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जो है किन राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। बांग्लादेश के साथ मिलने वाली, तो बांग्लादेश के साथ किसकी मिलती है? 100% मेघालय का मिलता ही मिलता है। जब अगर आप सही से देखेंगे, भारत का जब मैप बनाएंगे, आप सही से देखेंगे इस प्रकार से जो आती है ना, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये जो है आपका मेघालय वाला क्षेत्र है, तो ये आपका बांग्लादेश है ये। तो बांग्लादेश के साथ मेघालय आ गया, ये त्रिपुरा आता है, मिजोरम का क्षेत्र थोड़ा सा आता है, और इधर से आपका असम आता है थोड़ा, और इधर से पश्चिम बंगाल आता है ना। इन सारे राज्यों को ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है? मेघालय भी दिया हुआ है, त्रिपुरा भी दिया हुआ है, मिजोरम भी दिया हुआ है, असम भी दिया हुआ है, सिर्फ बंगाल नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल की सीमा भी लगती है ना। तो ये चारों का चारों यहाँ पर सीमा लगाता है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। पश्चिम बंगाल की निम्नलिखित, ये पश्चिमी घाट की जो है निम्नांकित जो है पहाड़ियों का उत्तर से आपको दक्षिण में सही क्रम लगाना। जल्दी से बता दीजिए। पहला सेट जब प्रैक्टिस करवाया था, मैंने वहां पर बताया था बहुत अच्छी तरह से दक्षिण भारत की सारी पहाड़ियों को। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इस प्रकार से, अगर ये आपका दक्षिण भारत है, तो अगर ऊपर में सही से देखेंगे, ऊपर से एक तरफ से, है ना, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है नल्ला मलाई, फिर जावेदी पहाड़ी, फिर नीलगिरी, फिर अन्ना मलाई, फिर आपका कौन सा आता है? आपका आता है इलायची की पहाड़ी, जिसको कार्डेमम की पहाड़ी भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, फिर आपका इलायची की पहाड़ी। तो बिल्कुल यही वाला आपका राइट हो जाएगा, है ना। नीलगिरी की पहाड़ी आता है, फिर अन्नामलाई, फिर इलायची। अगर नीलगिरी से पहले देखेंगे तो नीलगिरी से पहले कौन सा आता है? तो इससे पहले आता है जावेदी, है ना, जावेदी की पहाड़ी। फिर उससे पहले कौन सा आता है? अन्नामलाई, ये नल्ला मलाई आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और पश्चिमी घाट की अगर आपको सबसे ऊंची चोटी पूछे तो कौन सा है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपका अनाई मुडी है। कौन सा है? अनाई मुडी। और अगर पूर्वी घाट की पूछे तो कौन सा है? पूर्वी घाट की महेंद्र गिरी है। ध्यान रहेगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये जो आपका भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, कर्नाटका। तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? गोवा में है आपका ये आपका अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आपको दो याद रखना है, मुख्य रूप से दो है आपका। एक आपका चंद्रप्रभा याद रखना है, और एक आपका कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। बिहार में आपको, बिहार में मुख्य रूप से अगर ध्यान रखेंगे तो वो आपका वाल्मीकि नगर आ जाएगा। बोध गया में भी है, लेकिन वाल्मीकि नगर आपका एकमात्र राष्ट्रीय जो है पार्क है आपका, नेशनल। उसके बाद कर्नाटका में आपको याद रखना है कौन सा? बांदीपुर नेशनल पार्क, है ना। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्षा जल का पीएच मान कितने होने पर जो है हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? यानी कि उसका पीएच मान कितना होता है तब जाकर के हम उसको कहते हैं अम्ल वर्षा। तो जब उसका पीएच मान 5.5 उससे कम हो जाता है तब उसको बोलते हैं ना। 5.5 या फिर उससे कम होता है तो उसे हम वर्षा जल कहते, अम्ल वर्षा कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? संविधान सभा का, तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? जो है आपका जुलाई अगस्त 1946, इन दोनों महीनों में हुआ था आपका इलेक्शन संविधान सभा के लिए। ठीक है। पहली बैठक कब बुलाई गई थी? 9 नवंबर कब? 9 नवंबर 1946 को। और इसका उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सचिदानंद सिन्हा को। उसके बाद में जो है 12 नवंबर से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। और संविधान सभा का जो है आपका प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ड्राफ्ट कमेटी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है ना। तो हम लोग पढ़े हैं कि भाग जो 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिया हुआ है, उसी में आपका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। अगर वो उन चीजों का उल्लंघन किया जाता है, उन आर्टिकल्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हनन किया जाता है राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो आप सीधा सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसको लागू करवाने के लिए, है ना। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाग 3। भाग 4 में क्या है? तो भाग 4 में आपका नीति निर्देशक तत्व है। भाग 6 में आपका क्या है? जल्दी से बताइए। तो भाग 6 में क्या है? भाग 5 में तो आपका संघ सरकार है ना। 6 में बताइए जल्दी से, क्या है? राज्य सरकार है या फिर सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट तो अलग से है नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट आपका संघ के अंतर्गत आ जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन में के बाद हुई थी? स्वदेशी आंदोलन, है ना, जिसमें जो है आपका विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया था, है ना, भारतीय वस्त्रों खादी को अपनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन। तो यहाँ पर कौन सा अधिवेशन के बाद शुरू हुआ था? तो बनारस अधिवेशन 1905, है ना। बंगाल का विभाजन हो गया था, बंगाल के विभाजन यानी कि कर्जन के द्वारा जो किया गया था, उसी के बाद यानी कि बनारस अधिवेशन बुलाया गया था दिसंबर 1905 में। और यहीं पर निर्णय लिया गया था कि स्वदेशी आंदोलन की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी, ध्यान रहेंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? चंपारण सत्याग्रह, तो
चंपारण सत्याग्रह इससे पहले कब होता है, मतलब कि चंपारण सत्याग्रह की नींव कहाँ से पड़ती है, तो 1916 में जो लखनऊ में जो आपका अधिवेशन बुलाया था कांग्रेस का, लखनऊ जो है पैक्ट, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो वहीं पर गांधी जी आए थे। गांधी जी से कौन मिला था, गांधी जी से मिले थे राजकुमार शुक्ल और बृजकिशोर प्रसाद। लेकिन मुख्य रूप से जो है राजकुमार शुक्ल ने ही उसको निमंत्रण किया था कि आप जो है चंपारण आइए और किसानों की मुद्दों को जो है उठाइए, यहाँ पर जो है नील वाली समस्या है, तीन कठिया प्रणाली का प्रचलन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल राजकुमार शुक्ल जो है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है निम्नांकित में जो है कौन जो है इसमें से प्रत्यक्ष कर नहीं है। प्रत्यक्ष कर बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, है ना, डायरेक्ट, यानी कि हम जो है सीधा देते हैं, है ना, यानी कि सीधा टैक्स किस पर होता है, सीधा कर, यानी कि जो लगता है सीधा जो है व्यक्ति पर लगता है ना इसमें, और चुकाया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा नहीं है डायरेक्ट आपको, तो निगम कर आपको मालूम है, कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज कंपनीज पर लगता है, तो वो निगम कॉर्पोरेट टैक्स, ये आपका सीधा डायरेक्ट होता है। इनकम टैक्स ये तो नॉर्मल है, ये तो डायरेक्ट होता ही होता है। लेकिन जो सीमा शुल्क होता है ना, ये सीमा शुल्क कैसा होता है, सीमा शुल्क आपका अप्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं हम लोग 11वें नंबर का। कार्नेटाइट जो है किस धातु का अयस्क या फिर खनिज है, कार्नेटाइट, तो कार्नेटाइट किसका है, यूरेनियम का है। कार्नेटाइट किसका है, यूरेनियम का जो है अयस्क या फिर खनिज है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। द्विनाम पद्धति, द्वि में से होता है दो, है ना, द्वि में से क्या होता है दो, यानी कि दो नाम से संबंधित, जैसे होमोसेपियंस है ना, होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमोसेपियंस। तो ये किसके द्वारा गया था, दो नाम जो है द्विनाम पद्धति, तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो द्विनाम यानी कि एक वंश को बताता है, एक उसकी जाति को बताता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, मनुष्य का क्या है नाम, होमो सेपियंस, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं आपको पूछूं कि मच्छर जो है, मक्खी जो होता है, मक्खी का क्या है, तो मक्खी का है आपका मस्का डोमेस्टिका। फिर उसके बाद मैंगो का क्या है, मैंगो का है आपका मैग्नीफेरा इंडिका। तो दो दो नाम आता है ना, तो दो नाम उसमें एक वंश को बताता है और एक जाति को बताता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है, कौन सा यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि एक राज्यपाल को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन जो है राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है इसमें जो है वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल या फिर पंचायती राज मंत्री। तो बिल्कुल आपका 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको राष्ट्र के बारे में पूछे, वहां पर वित्त आयोग का कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा वहां पर गठन, ठीक है, राज्य में राज्यपाल करेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गीत गोविंद जी के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। जो जयदेव थे ना, जयदेव जिन्होंने जो है क्या लिखा है गीत गोविंद, तो ये किस शासक का दरबारी कवि था, कनिष्क का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, धर्मपाल का, लक्ष्मण सेन का। तो बिल्कुल आपका किसका था, लक्ष्मण सेन का था। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा को या फिर प्राथमिक शिक्षा को या फिर तकनीकी शिक्षा यानी कि टेक्नोलॉजी जो है इंफॉर्मेशन, इस पर दिया गया था बल। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट क्या हो गया, तो इसमें जो है हंटर कमीशन पर ना प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर। तो हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इन्होंने क्या कहा था कि प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में होना चाहिए, उसका मातृभाषा में होना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल जो 244 है, ये किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए। तो ये किससे संबंधित है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। तो बिल्कुल इसी से संबंधित है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए में ही बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका संविधान का अनुच्छेद 244। नेक्स्ट हमारा बिहार में पंचायत का मुखिया जो है अपना त्यागपत्र देता है। अगर मुखिया अगर पंचायत का जो है वो क्या करना चाहता है, त्यागपत्र देना चाहता है, अगर इस्तीफा देना चाहता है, तो वो अपना इस्तीफा या फिर त्यागपत्र किसको देगा, किसको सौंपेगा, उप मुखिया को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिला पदाधिकारी को या फिर जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो किसको वो त्यागेगा, ये देगा अपना त्यागपत्र, वो देगा आपका जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है भू आवेष्टित नहीं है। अब इस शब्द को समझना है, भू आवेष्टित, भू आवेष्टित क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लैंड लॉक कंट्री। कौन सी कंट्री, लैंड लॉक कंट्री, यानी कि वैसा देश जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो उसे कहते हैं भू आवेष्टित या फिर लैंड लॉक, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम लोग, ये आपका मान लीजिए इस प्रकार से दक्षिण भारत है, ये आपका हिमालय है और यहाँ पर आपका नेपाल है, ऊपर में चीन है ना। तो चारों तरफ से ये क्या हो गया, जमीन से घिरा हुआ हो गया, पानी से तो घिरा हुआ है नहीं नेपाल। तो नेपाल कैसा देश है, एक लैंड लॉक कंट्री है ना। भूटान कैसा देश है, लैंड लॉक कंट्री है। तो ये आपका लैंड लॉक यानी कि भू आवेष्टित देश है। तो अब आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं आता है, अफगानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया, रूस। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ये अपने से आप लगा सकते हैं ना, कौन सा इसमें भू आवेष्टित देश नहीं है। अफगानिस्तान आता है कि नहीं आता है, आता है ना, पाकिस्तान और ईरान के बीच आपका अफगानिस्तान पड़ता है, बोलीविया भी पड़ता है, मंगोलिया सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी लैंड लॉक कंट्री है। लेकिन रूस जो है ये आपका नहीं आता, क्योंकि रूस किससे
और रूस की सीमा आपका किससे किससे लगती है, सागर से लगती है कि नहीं, प्रशांत महासागर से लगती है कि नहीं रूस की सीमा, है ना, बिल्कुल प्रशांत महासागर से लगती है, और जो है ऊपर वाला क्षेत्र से लगता है ना। तो ये आपका जो है भू आविष्टित नहीं आता है, इसका जो है पानी के साथ ये आपका जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर, डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान जो है विनय पिटक एवं सुत्त पिटक की रचना की गई है? इसको मैंने बता दिया आप लोगों को पहले ही, जल्दी से जो है पिछला वीडियो देख लिए इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो यहाँ पर आपका विनय पिटक यानी कि जो बौद्ध धर्म में जो भी आपका बौद्ध भिक्षु बनेगा उसके संबंधित नियम और आचार विचार ये सब आपका इसी में विनय पिटक में दिया गया था, है ना। और ये विनय पिटक और सुत्त पिटक ये किस में, यानी किस बौद्ध संगीति में इसका संकलन किया गया था? चौथी बौद्ध संगीति में इसका संकलन किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। और कौन सा, कहां पर हुआ था चौथी बौद्ध संगीति? तो आपका कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में। तो इसकी कहां पर की गई थी रचना, जल्दी से बताइए, यानी कि कौन सी बौद्ध संगीति में? तो बिल्कुल आपका प्रथम, प्रथम यहाँ पर दिया हुआ है, प्रथम बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि संगति विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना प्रथम। अच्छा, आपका जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आपका जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ ना, कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर कनिष्क के शासनकाल में महायान धर्म और जो है हीनयान धर्म यानी कि बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर आप बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का कौन शासक था उस टाइम, अजात शत्रु था, है ना। और उस टाइम जो है आपका कहां पर हुआ था, जो आपका गिरिव्रज या राजगिरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? महाकश्यप को बनाया गया था, है ना। और द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। शासक कौन था? कालाशोक था। और इसका अध्यक्ष कौन था? सवाकामी था। तीसरा वाला का कहां हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, मोगलीपुत्र इसका अध्यक्ष बना था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। शासक कौन था? कनिष्क था। और जो है अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष इसका वसुमित्र था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? जब 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ तो इस चुनाव के उपरांत जो है कांग्रेस ने सरकार बनाई। तो कितने प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी? 5, 7, 8 या फिर 9? तो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सी ऑप्शन, 8 प्रांतों में उन्होंने कांग्रेस ने अपना क्या बनाया था? सरकार बनाया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 22 नंबर का प्रश्न है। एक जीन एक एंजाइम, यानी एक जीन एक एंजाइम जो ये सिद्धांत दिया है, किसने दिया? ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा, बीडल एवं टाइटम के द्वारा, या फिर मॉर्गन के द्वारा? तो बिल्कुल यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आपका? बीडल एवं टाइटम के द्वारा दिया गया है। अच्छा, वाटसन एवं क्रिक ये किससे, ये कौन सा सिद्धांत दिया है? ये आपको बीपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ, जल्दी से बताइए। तो आपका जो आपका वाटसन एंड क्रिक है ये किससे संबंधित है? अब अगला हम लोग बात कर लेते हैं, सुमेलित कीजिए। इसमें से आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? मिलान करना है आपको। यहाँ पर एक तरफ से इरेप्सिन है, माल्टेज है, उसके बाद आपका लाइपेज है, सुक्रोज है ना, इसको मिलान करना है। तो इरेप्सिन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो है एक तरफ दिया हुआ है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, शेष जो है वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। अच्छा, लाइपेज का तो नॉर्मल मालूम है आप लोग को ना, सब किसी को। लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज का काम करता है वसाओं को जो है वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है आपका, है ना, यही उसका काम है। अच्छा, यहाँ पर आपका अगर सही से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर मिलाएंगे तो इरेप्सिन का क्या हो जाएगा? पेप्टाइड, है ना, जो है पॉलीपेप्टाइड को क्या करता है? एमिनो अम्ल में बदलता है। तो हमारा इरेप्सिन का 3 नंबर हो जाएगा। अच्छा, माल्टोज क्या करता है? माल्टोज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज क्या करता है? वसा जो है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। और सुक्रोज क्या है? सुक्रोज को जो है फ्रुक्टोज में बदलता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, अगला है हमारा जो है पदार्थ का परमाणुिक जो है सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? परमाणुिक सिद्धांत पदार्थ का जो दिया गया था किसके द्वारा? तो ये तो नॉर्मल है, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन ने क्या माना था? एक यानी कि जो आपका एटम होता है ना, उसको किसकी तरह माना था? उसको माना था आपका वाटरमेलन की तरह, है ना, तरबूज की तरह। उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या बताया था? जो उसमें वाटरमेलन के जो बीज होते हैं ना, उसके बीज को उन्होंने कहा था कि ये आपका इलेक्ट्रॉन की तरह धसे हुए हैं इसमें, है ना, इस तरह से। तो सबसे पहला परमाणु का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब दिया गया था ये आप लोग जल्दी से बताइए। धान से निकलने वाली गैस है, धान से जो निकलने वाली, धान की जो रोपाई की जाती है उसके उपरांत जो है उससे गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो धान से जो है मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सारे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं कार्बन के साथ। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा जो है गुरुत्वाकर्षण बल कहां पर होता है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पूछा है। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे तो ऐसे थोड़ा सा पृथ्वी का है, थोड़ा सा चपटी टाइप का है ना, चपटी टाइप का। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए बीच में केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? नजदीक हो जाएगा ना। तो जहां पर केंद्र से जो है दूरी कम हो जाएगा पृथ्वी के सतह का, वहां पर सबसे अधिक क्या होता है? विश्व ये गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ध्यान रखेंगे ध्रुवों पर जो है सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मिनिमम होता है कहां पर? विषुवत रेखा पर सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी ध्यान रखेंगे जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपका विटामिन दिया हुआ है और एक तरफ उसके क्या नाम दिए हुए हैं, साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, ठीक है। विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन ई, विटामिन के आपको मिलाना है। तो विटामिन B1 इसको क्या कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है ना, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थायमीन। विटामिन B3 को मिलाना है। विटामिन B3 किस क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर टोकोफिरोल किसका होता है, जल्दी से बताइए तो। टोकोफिरोल जो होता है वो किसका होता है, टोकोफिरोल आपका कितना, विटामिन ई का या फिर विटामिन डी का। तो विटामिन डी का आपका कैल्सीफिरोल होता है, विटामिन ई का टोकोफिरोल होता है। विटामिन ई का क्या होता है, टोकोफिरोल। तो हम लोग यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर का 4 नंबर हो जाएगा और ए नंबर का आपका 3 नंबर हो जाएगा। विटामिन B3 का क्या हो जाएगा, फलाई जो है फाइलोक्विनोन, है ना। उसके बाद आपका फाइलोक्विनोन निकोटोनिक अम्ल यहाँ पर आपका किसका हो जाएगा, विटामिन के का। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा इसमें। ध्वनि की चाल निर्वात में जो है होती है, कितना होता है, तो ध्वनि की चाल जो है आपका किस में पूछ रहा है आपको, निर्वात में, वैक्यूम में, जहां पर जो है वायुमंडल उपस्थित नहीं है वहां पर इसकी चाल क्या होगा। तो अब वहां पर कोई माध्यम नहीं है ना, निर्वात मतलब कि वहां पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, कोई गैस के कण नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। और हमारा जानते हैं हम लोग ध्वनि जो है किस में चलता है, माध्यम में चलता है। तो वहां पर उसका चाल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, कोई माध्यम नहीं होने के कारण, ठीक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्र के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है। यानी कि आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक वर्णांध पुरुष वो सामान्य महिला, महिला कैसी है, सामान्य है, तो महिला की संतानों में जो है पुत्र के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है। 29 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि महिला आपका वर्णांध नहीं है इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल 0% हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे हमारा। नेक्स्ट हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये जो आपका अभियान चलाया गया है किसके द्वारा चलाया गया था, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या फिर नीति आयोग या फिर आवास एवं शहरी मंत्रालय या फिर आपका मानव संसाधन मंत्रालय। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत आपका सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के द्वारा क्या किया गया, ये आपका चलाया गया है, ठीक है, जारी किया गया है। नेक्स्ट हमारा, अब इसको हमको मिलाना है। एक तरफ आपके क्षेत्र दिए हुए हैं, उष्णकटिबंधीय है, शंकुधारी, शंकु वृक्ष वर्ण, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वर्ण। अब यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर हमको मिलाना है कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन वैसे जगह पाया जाएगा जहाँ पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वर्षा होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, वर्षा होगी, है ना। उष्णकटिबंधीय वन। शंकु वन आपका कहाँ पर पाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है ना, जहाँ पर जो है ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वहां पर आपका होगा शंकुधारी वन। कच्छ का वन कहाँ है आपका, कच्छ के वन में कहाँ, वनस्पति में क्या हो जाएगा आपका, सुंदर वन आ जाएंगे, मैंग्रोव आ जाएंगे, है ना। अब हम लोग मिलाते हैं, हम लोग उष्णकटिबंधीय वन अगर हम लोग सही से देखेंगे तो ये किसके अंतर्गत आ सकता है आपका, पतझड़ वन कहाँ पर आ जाएगा, है ना। पतझड़ वन जो होगा आपका कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका राजस्थान हो जाएगा क्या। 31 नंबर का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर मिलाएंगे, अगर शंकुधारी वन आपका हो जाएगा, आपका शंकुधारी वन में साइलेंट वैली है ना, शंकु, ये शंकु वाला आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, वहां पर आपका हिमालय पर्वत है। कच्छ वन में हो जाएगा सुंदरवन, है ना, सुंदरवन वहां पर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से आप लोग मिला लेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का समूह है। नेपाल का बॉर्डर, यानी कि आपका ऐसे करके बिहार है ना, ये वाला ऐसे करके, तो ये आपका ऊपर में नेपाल पड़ता है। तो ये बिहार के कितने जिले आपका जो है नेपाल के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। तो ऊपर एक तरफ हम लोग ध्यान से देखेंगे अगर, है ना, तो कौन कौन आता है, एक आपका पश्चिमी चंपारण आता है, पश्चिमी चंपारण के बाद थोड़ा सा पूर्वी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी आता है, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी आता है, फिर सुपौल आता है, फिर सुपौल के बाद फिर अररिया आता है, फिर अररिया के बाद किशनगंज आता है। किशनगंज आपका सबसे पूर्वी आपका जिला है और जो है नेपाल को छूता है, और सबसे पश्चिमी जिला में आपका पश्चिमी चंपारण जो आपको नेपाल को छूता है ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन कहां पर दिया हुआ है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए में ही आपका आंसर दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, जल्दी से बताइए तो कहां पर है ये। तो पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे या फिर नाम दफा वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हमारा ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मणिपुर में क्या है, मणिपुर में जो है आपका लोकटक झील है। लोकटक झील कहां पर है आपका, मणिपुर में है, ठीक है। चलिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इसके बारे में मैंने आपको एक बार बताया है, जल्दी से बताइए तो। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, आपको अगर पूछेगा वन अनुसंधान केंद्र तो देहरादून में है, लेकिन केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ में है। तो ए नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था जो थी, इसकी निम्न प्रणालियों में कौन जो है कृषक के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है, कृषकों के लिए जो है ज्यादा सुरक्षा कौन जो है इसमें से प्रदान करती थी, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो किसानों के लिए जो बढ़िया था वो आपका था रैयत वाली व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, रैयत। और रैयत मीन्स क्या होता है, रैयत मीन्स होता है किसान, रैयत मीन्स क्या होता है, किसान। तो किसान जो है सीधा सीधा अपना भूमि का लगान देता था अंग्रेजी शासन को, अंग्रेजी प्रशासन को, है ना। इसमें जो है जमींदार नहीं आते थे, बीच में बिचौलिए नहीं आते थे, इसलिए इसका जो है इसके पास अच्छा खासा अनाज बच जाता था। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा, रैयत वाली व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, सहायक संधि वेलेजरी द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शामिल इसमें जो है सम्मिलित नहीं हुए थे। कौन सा राज्य इसमें जो है सहायक संधि के तहत शामिल नहीं हुआ था, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर, इसमें से कौन नहीं हुआ था आपको बताना है। तो पेशवा बिल्कुल हुआ था आपका, पेशवा, भोंसले भी हुए थे, सिंधिया भी हुए थे, लेकिन होलकर जो है नहीं हुए थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है। सहायक संधि आपका वेलेजरी के द्वारा चलाया गया था, कब चलाया गया था, 1700 कब चलाया गया था, 98 में चलाया गया था। पहला राज्य कौन था आपका मिला इसमें जो है, सबसे पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम सबसे पहला राज्य। दूसरा आपका मैसूर, है ना,
फिर इसी तरह से आपका लगातार आता गया था। निम्न में से कौन जो है शासक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? कौन इसमें से शासक? अशोक, कनिष्क, प्रसेनजित, चंड, प्रद्योत। अशोक, इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और धम्म की नीति का प्रचलन किया था, है ना, अशोक। और इसी के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, तो ये तो बिल्कुल राइट है। कनिष्क, ये भी बौद्ध संघ धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने चैत्य, महाविहार, विहार और जो है क्या बोलते हैं उसको, स्तूपों का निर्माण करवाया था। और कनिष्क के शासनकाल में कौन सी चौथी बौद्ध संगीति हुई थी? ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है सी नंबर, प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत जो है ये भी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन चंड प्रद्योत जो है ये आपका बौद्ध धर्म का पालन यानी कि नहीं किया था, बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, बुद्ध की जो है खड़ी प्रतिमा, है ना, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त के काल में, गुप्तोत्तर काल में, कुषाण काल में, सातवाहन काल में। तो बिल्कुल यहाँ पर किसके काल में किया गया था? कुषाण काल में किया गया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कुषाण काल में। और कुषाण काल में ही महान शासक इसका कौन था? कनिष्क था। ठीक है, तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के आपको पूछ रहा है कि किसने चलवाया था? गुप्त वंश ने चलाया था, है ना। मैंने इसके बारे में बताया था आपको सोने के सिक्के के बारे में। अगर आपको पूछे कि सबसे पहले सोने का सिक्के किसने चलाया था? हिंद यवन, जिसको बोलते हैं इंडो गिरिक, इंडो गिरिकों ने चलाया था। अगर पूछेगा सबसे शुद्ध सोने का सिक्के किसने चलाया था? सबसे शुद्ध, तो कुषाणों ने चलाया था, सबसे शुद्ध, है ना। और अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो गुप्त शासकों ने चलाया था। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडो गिरिक सबसे पहले हो जाएगा, सबसे शुद्ध कुषाण हो जाएगा, सबसे ज्यादा गुप्त वंश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, है ना, जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता था, ये आपका बिल्कुल आपका राइट है। और जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 में समाप्त किया था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला जो कर था वो था आपका जकात। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सही मिला हुआ नहीं है। तो जकात जो दिया जाता है ना, ये मुस्लिमों द्वारा दिया जाता है ना। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। युद्ध में लूट का माल, इसको बोलते थे खुम्स, तो ये भी बिल्कुल राइट है। यदि किसी युद्ध में राजा जीतता था तो उस युद्ध में जो भी धन लूटा जाता था ना उसको बोलते थे खुम्स, है ना, और उसको बांटा जाता था, है ना। चलिए, मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज, ये आपका मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला कर नहीं था, जबकि मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? उश्र कहलाता था। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदुओं द्वारा जो भूमि का कर दिया जाता था ना वो कहलाता था खराज, और मुस्लिमों जो द्वारा दिया जाता था वो कहलाता था उश्र। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, नेक्स्ट हमारा है आपका निकोलो कोटी किस देश का यात्री था? निकोलो कोटी जो है किस देश का यात्री था? सबसे पहले बताइए कि ये किसके शासन काल में आया था, कहां पर आया था ये आपका? तो ये आया था आपका विजयनगर साम्राज्य, है ना, विजयनगर साम्राज्य आपका वहां के शासकों के दरबार में आया था निकोलो कोटी। और निकोलो कोटी जो है कहां का रहने वाला था? तो आपका इटली का रहने वाला था। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से बताइए, विजयनगर साम्राज्य का कौन जो उस समय शासक था जब निकोलो कोटी आया था उसके दरबार में, कौन शासक था? जल्दी से बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस शासन जो है वंश का शासन रहा? अरविडु वंश, संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश। जल्दी बताइए। तो 42 नंबर का बिल्कुल क्या राइट हो जाएगा? संगम वंश। संगम वंश ने सबसे ज्यादा है विजयनगर साम्राज्य पर सबसे ज्यादा समय तक क्या किया था? शासन किया था। तो है ना, यहाँ पर आपको 4 वंश आपको याद रखना है, अरविडु वंश, संगम वंश, तुलु वंश, सालू वंश, ये सब के सब आपका विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, मैलेकाइट। इसमें से आपको बताना है कौन नहीं है। हिमेटाइट बिल्कुल राइट है, FeO जिसको बोलते हैं हिमेटाइट। मैग्नेटाइट आपका Fe2O3 है ना, मैग्नेटाइट होता है Fe3O4, मैग्नेटाइट, है ना। हेमेटाइट का होता है Fe2O3, लिमोनाइट का होता है FeO, और सीडेराइट ये भी आयरन का है, लेकिन मैलेकाइट आपका आयरन का अयस्क नहीं है आपका। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? ये तो काफी नॉर्मल प्रश्न है, ये आपको पहले ही पढ़ लिए होंगे। हीरे का आकार कैसा होता है जो है ये क्रिस्टल इसका चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। तो पूरे एशिया का सबसे जो आपका पुराना शेयर बाजार है वो भारत का आपका मुंबई स्टॉक यानी कि बॉम्बे जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे आपका एशिया का पुराना शेयर बाजार है। ठीक है, दलाल स्ट्रीट आपका वहीं पर है मुंबई में। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? अवसर लागत का सिद्धांत किसने दिया है? आपका एडम स्मिथ ने, केन्स ने, डेविड रिकॉर्ड ने, गॉटफ्रीड हेबलर ने। तो यहाँ पर दिया हुआ है एडम स्मिथ ने दिया है आपका अवसर लागत का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 47 नंबर का प्रश्न ले लेते हैं। आपको यहाँ पर मिलाना है, सुमेलित करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में दिया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया था आपका साहित्य में। कौन सा? इसमें साहित्य में दिया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार किस में आता है? तो भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान में दिया था। अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया था आपको, अर्जुन पुरस्कार, है ना। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये तो आपको मालूम ही है, सिनेमा में दिया था दादा साहब। तो ये मिला लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जो है नदी जम्मू और कश्मीर से जो है प्रवाहित नहीं होती है? सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज। सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से नहीं आती है बल्कि किसे आती है? लद्दाख से होकर के जाती है, तो 1 नंबर नहीं होगा।
झेलम जो है जाती है आपका जम्मू कश्मीर से, चिनाब भी जाती है आपका, लेकिन सतलज फिर नहीं जाती है ना, सतलज जो है आपका नहीं जाती है, सतलज आपका हिमालय वाला ये हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट से जाती है ऐसे करके, तो आपका सतलज यहाँ पर नहीं होगी। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 4 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मेडागास्कर की राजधानी पूछ रहा है कि मेडागास्कर की राजधानी कहाँ पर है। तो मेडागास्कर की राजधानी ये आपको टोटल याद करना है, एंटाना नैरिवो है ना, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से जो है किस की जो है नगरीकरण का जो है स्तर सबसे निम्न है। आंध्र प्रदेश तो बहुत उच्च है इसका, हरियाणा ये भी बढ़िया है, मतलब मिजोरम, लेकिन सबसे कम किसका है प्रतिशत अगर पूछे नगरीकरण का स्तर, तो बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहाँ पर समाप्त होता है ऑब्जेक्टिव्स का। अब हम लोग थोड़ा जो है आपका क्या बात कर लेते हैं, जो हिस्ट्री का हमारा सेशन चल रहा है ये छोटा सा आपका है पल्लव वंश। तो पल्लव वंश के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था थोड़ा बहुत, आज बता देता हूँ। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था आपका पल्लव वंश का संस्थापक, याद रखेंगे क्वेश्चन आते रहता है इससे। इस वंश की राजधानी कहाँ पर थी, मैंने कल बताया था आपको, ये इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। मत विलास पर हसन जो है इसके लेखक जो है आपका महेंद्र वर्मन, इसी वंश से संबंधित है ना। महेंद्र वर्मन जो है कौन सी पुस्तक लिखी है, मत विलास पर हसन, महेंद्र वर्मन ने क्या पुस्तक ये लिया था आपका, नरसिंह वर्मन प्रथम ने वतापी कोण का उपाधि लिया था, मैंने कल का वीडियो में मैंने आपको बताया था। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर, एकाश्म बोलते हैं दोस्तों, एक ही बड़े से पत्थर को काट करके मंदिर बनाना बोलते हैं एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण करवाया था कौन, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही वातापी कोण का जो है उपाधि धारण किया था, मैंने कल ये आपको बताया था। कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है किसने बनाया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही बनवाया था, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और उसके बाद जो है आपका 10 कुमार चरित के लेखक दांडी जो थे, दंडी, इन्हीं के दरबार में रहते थे, किसके दरबार में, नरसिंह वर्मन प्रथम के दरबार में रहते थे कौन, 10 कुमार चरित के जो लेखक है दंडी। तो 10 कुमार चरित आपको पूछा हुआ है आपका बीपीएससी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारा चीज। आज का सेशन यहीं पर करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट सेशन था ये आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।